सभी को नमस्कार। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस लाइव सेशन में आपके पाठ्यक्रम BESC 133 पाठ्यचर्या, शिक्षण, अधिगम, आकलन विषय पर परिचर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जब हम पाठ्यचर्या शब्द उच्चारित करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, यह चिंतन करना चाहिए, यह मंथन करना चाहिए कि ये पाठ्यचर्या जो हमारे विषय में रखी गई है, जिसका अध्ययन करना है हमको, उसका अर्थ क्या है, पाठ्यचर्या होती क्या है, पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है, इसका विकास कैसे किया जाता है, इसके विकास में निर्धारक तत्व क्या हैं, किन विचारों का पाठ्यचर्या में प्रभाव पड़ता है, आदि ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिन पर हमें मंथन करना चाहिए, जिन पर हमें सोचना चाहिए कि यह विषय जो पाठ्यचर्या संप्रत्यय है, इसको हमारे पाठ्यक्रम में क्यों, हमारे विषय में क्यों रखा गया है। तो बहुत सारा परिदृश्य निकल करके सामने आ जाता है। उस पाठ्यचर्या की एक समझ हम लोगों के समक्ष उपस्थित हो जाती है। लेकिन जब हम इस समझ की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें ये संज्ञान होता है कि पाठ्यचर्या को समझने से पहले हमें ज्ञान, उसकी अवधारणाएं, शिक्षा, शिक्षा के संप्रत्यय आदि को भी समझना पड़ेगा। तो पाठ्यचर्या के अर्थ को समझने में, उसके विकास के क्रम को समझने में, उसके परिप्रेक्ष्य को समझने में और आसानी हो जाएगी। आइए हम लोग पाठ्यचर्या से संबंधित कुछ संप्रत्ययों, शिक्षा, ज्ञान की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि शिक्षा क्या होती है। सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि शिक्षा किसी समाज में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मनुष्य का विकास करना होता है। शिक्षा को विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न दार्शनिकों ने, विभिन्न शैक्षिक चिंतकों ने अपनी अपनी सोच, समझ एवं दार्शनिक चिंतन के अनुसार परिभाषित करने का कार्य किया है। कुछ उसको संकुचित दृष्टि से देखते हैं, कुछ व्यापक दृष्टि से देखते हैं। हमें समझना शिक्षा की एक व्यापक अर्थ में, व्यापक परिभाषा के रूप में हम शिक्षा को कैसे समझ सकते हैं। तो शिक्षा किसी भी समाज में चलने वाली एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। हमें यह समझना होगा कि यह स्व उद्देश्य क्या है। शिक्षा समाज में चलने वाली एक स्व उद्देश्य प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत उस समाज में रहने वाले मनुष्यों के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का भी मतलब समझना होगा, जिसमें उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांवेगिक विकास का कार्य शिक्षा के द्वारा संपादित किया जाता है। शिक्षा ज्ञान एवं कौशलों का विकास भी मनुष्य तत्व में करती है। शिक्षा समाज में रहने वाले प्रत्येक उस मनुष्य को, उस बालक को एक सभ्य एवं योग्य नागरिक बनाने का कार्य करती है। इसलिए शिक्षा को विभिन्न प्रकार के ज्ञान एवं कौशलों एवं अधिगम अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है। ये जो अधिगम अनुभव हैं, ये जो
ज्ञान है, ये जो कौशल है, इन सब को हम पाठ्यचर्या की दृष्टि दे सकते हैं, पाठ्यचर्या की दृष्टि से देख सकते हैं। क्योंकि शिक्षा को हमने पहले ही कहा कि एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उदाहरण के रूप में अगर हम लें कि मान लीजिए हम किसी बालक का मानसिक विकास करना चाहते हैं, उसका सामाजिक विकास करना चाहते हैं, उसको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, तो हमें उस तरह की पाठ्यचर्या का निर्माण करना पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति अथवा मनुष्य के समस्त प्रकार के विकास में जिन ज्ञान, कौशलों एवं अधिगम अनुभवों को हम प्रयोग करते हैं, वो समस्त अधिगम अनुभव पाठ्यचर्या को दृष्टि देते हैं, पाठ्यचर्या के रूप में हम उसको समझते हैं। जॉन डीवी शुरू के प्रयोगवादी विचारकों में से एक हैं। जब वो शिक्षा को और पाठ्यक्रम को जोड़ते हुए शिक्षा की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षा जो है अनुभवों का पुनर्गठन है। यह व्यक्ति में निहित विभिन्न अनुभवों का विकास करती है जो उसके वातावरण में उससे प्राप्त होता है। यानी अनुभव को सिर्फ विद्यालय तक नहीं जोड़ता, शिक्षा के अंदर वो समस्त प्रकार के अनुभव, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, समस्त प्रकार के ज्ञान एवं कौशल, चाहे वो विद्यालय में दिए जाते हों या विद्यालय के बाहर हों, चाहे वो सहगामी क्रियाओं में हों चाहे वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हों, समस्त प्रकार के अनुभव शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं। और वो समस्त प्रकार के जो उद्देश्यों के सहायक हैं वही पाठ्यचर्या का रूप लेते हैं। शिक्षा को हम और भी विभिन्न अर्थों में समझ सकते हैं, और जितने भी अर्थ में हम शिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं उन सब का अर्थ एक ही होता है कि मनुष्य का विकास करना। और विकास करने के लिए शिक्षा के कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो साधन प्रयोग होता है वह पाठ्यक्रम कहलाता है, वह पाठ्यचर्या कहलाती है। पाठ्यचर्या को आप समझ रहे होंगे, जैसा मैंने कहा कि समस्त प्रकार के अधिगम अनुभव जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य जो शिक्षा के हैं उसको प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उसको क्रियान्वयन करने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो पाठ्यचर्या के रूप में कह सकते हैं। पाठ्यचर्या को विकसित करना और उसका उपयोग करना शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। पाठ्यचर्या में शिक्षण, अधिगम, आकलन, ये सब एक दिशा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यह व्यक्तियों में दक्षताओं को विकसित करने का कार्य करते हैं। इसीलिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम पाठ्यचर्या के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमें शिक्षा का अर्थ समझना है। दूसरा जो शब्द है इसके साथ ज्ञान, ज्ञान को हम लोग सच्चे विश्वास के रूप में समझते हैं। अब यह ज्ञान न्याय संगत, जस्टिफाइड जो हमारा बिलीव है, जिसको हम तर्कों के आधार पर सिद्ध करते हैं, उसके रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ज्ञान जो मानव विकास की पक्ष हैं, जिसमें से संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, मनोक्रियात्मक पक्ष, ये तीन पक्ष मानव विकास के माने गए, जिसकी परिचर्चा बीएस ब्लूम ने भी अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में की है कि मानव का विकास इस तीन पक्षों में होता है। 1956 में ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष, ये तीनों पक्ष विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। और इन पक्षों की प्राप्ति के लिए जो साधन प्रयोग किया जाता है ज्ञान के विकास के लिए, उसमें ज्ञान की विभिन्न विधियों के साथ साथ पाठ्यचर्या का भी प्रयोग होता है। और ये ज्ञान प्राप्ति जो है, जो मनुष्य के, जो बालक के तीन पक्षों की बात कर रही है, उसके लिए अनुभव के द्वारा उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, तर्क के द्वारा उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है, प्राधिकार यानी अथॉरिटी, जैसे उदाहरण के रूप ले
में हम लें तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जो हमें मिलते हैं इस समाज से, अनुभव के रूप में, तर्क के रूप में, इंद्रियजन ज्ञान के रूप में, या सत्ता जिसको हम लोग अथॉरिटी, और कुछ इंट्यूशन के द्वारा भी जो ज्ञान मिलते हैं, ये ज्ञान की विधियों के रूप में इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। मैंने कहा कि जैसे सत्ता के सूर्य पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सत्य है। यह भी एक ज्ञान हमें मिलता है जिसको हम स्वीकार करते हैं। तर्क के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, जैसे कहा गया कि सच्चा विश्वास जो जस्टिफाइड हो, जिसके लिए हम तर्क प्रस्तुत कर सकें, इस प्रकार ज्ञान की अनेक विधियां हैं जो हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव देती हैं, और ये अनुभव जो हैं पाठ्यचर्या के हिस्सा होते हैं। अब एक पृष्ठभूमि हमने पाठ्यचर्या के बारे में समझी। ये पाठ्यचर्या विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखी जाती है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, समाज की आवश्यकताएं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य जो है, शिक्षार्थियों के मानसिक अथवा बौद्धिक विकास को पूरा करना होता है। पाठ्यचर्या उसका एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम इस कार्य को संपादित करते हैं। पाठ्यचर्या में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, विभिन्न अवधारणाओं, विभिन्न आकांक्षाओं का ध्यान रखकर हम उसका निर्माण करते हैं जो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन परिप्रेक्ष्यों को हम विभिन्न आधारों के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि शिक्षा एक सोउद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है, और पाठ्यचर्या वो समग्र परिस्थिति होती है अथवा वो परिस्थितियों का समूह होती है जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यालय में ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ, केवल ज्ञानात्मक पक्ष ही नहीं, ज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ उसके भावात्मक पक्ष, उसके मनोक्रियात्मक पक्ष के भी विकास का कार्य किया जाता है जो पाठ्यचर्या के द्वारा ही संभव होता है। अब वो पाठ्यचर्या विभिन्न आयु समूह, जाति, धर्म, कल्चर, समाज, सबकी दक्षताओं को, सबकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके विकसित करने का कार्य शिक्षक के द्वारा अथवा जो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या निर्धारक व्यक्ति हैं उनके द्वारा तय किया जाता है। निर्धारक कहने का मतलब यह है कि समाज के द्वारा पाठ्यचर्या निर्धारित होती है। मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत हैं जो पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हैं। समाजशास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं जो पाठ्यचर्या को निर्धारित करते हैं। समझना हमें यह है, जैसे कि मैंने कहा कि दर्शन शास्त्र का कुछ सिद्धांत है, तो जैसे ही हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में दर्शन शास्त्र की बात आती है तो हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र कुछ प्रश्नों को रखता है हमारे सामने। शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों दें, शिक्षा देने की आवश्यकता क्या है, शिक्षा किसको देनी है, शिक्षा कैसी देनी है, उसका प्रारूप क्या होगा। इस तरह की जब प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढते हैं तो हम पाठ्यचर्या निर्धारक अथवा परिप्रेक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य से हमारा तात्पर्य यही है कि जब हम पाठ्यचर्या के विकास करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें इन समस्त प्रकार के परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि भारत में विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। जब पाठ्यचर्या के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हम लोग बात करते हैं तो जो भी विचारधारा उस समय उस समाज में चल रही होती है, जो भी दर्शन उस समाज में चल रहा होता है, उसका अपनी शिक्षा की व्यवस्था होती है। उस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उसका पाठ्यचर्या होता है, उसकी
शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य अथवा आधार तत्व जो हैं, जो पाठ्यचर्या निर्माण में इसको तय करते हैं, वो दर्शन, जो हमारा एक अनुशासन है, जो हमें ये बताता है कि ज्ञान का सृजन कैसे करते हैं, जो हमें ये बताता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कैसे करनी है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। ये दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु है। लेकिन दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु होने के साथ साथ यह पाठ्यचर्या के विकास में, उसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए पाठ्यचर्या के निर्धारक में हम दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। दूसरा जो निर्धारक तत्व है वो सामाजिक। चूंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा समय और देश, काल, परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, और जब शिक्षा बदलेगी, शिक्षा के स्वरूप बदलेंगे, तो पाठ्यक्रम में बदलना, उसमें परिवर्तन होना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। और क्योंकि जिसके लिए पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यचर्या निर्धारित की जा रही है, विकसित की जा रही है, उसकी आवश्यकताओं को तय करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति उस पाठ्यचर्या के माध्यम से करना, क्योंकि शिक्षा तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति में पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एक साधन के रूप में है। इसीलिए शिक्षा की सामाजिक जो प्रवृत्ति है, सामाजिक जो आधार है, वो यह तय करता है कि किसी विशिष्ट समाज में किस प्रकार की शिक्षा का संचालन करना है। इसीलिए फ्रांसीसी एक विद्वान अगस्त काम्टे, उन्होंने सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र का एक संप्रत्यय दिया और शैक्षिक समाजशास्त्र के रूप में एक विषय की उन्होंने दृष्टि देने का कार्य किया, जिसको सामाजिक दृष्टि से हम पाठ्यचर्या के निर्माण में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक दृष्टि से क्या हो सकते हैं, शिक्षण विधियां कैसे हो सकती हैं, समाज की वर्तमान आवश्यकताएं कैसे हो सकती हैं। इन सब को, समाज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यचर्या निर्माण में समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है उसको शामिल करते हैं। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण आधार है वो है मनोविज्ञान का। बहुत सारे हम लोग शिक्षक व्यवसाय, शिक्षक प्रोफेशन से आते हैं, प्रश्न आता है क्या पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं, है ना। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, क्या पढ़ाएं, किसी ना किसी एक विषय की पृष्ठभूमि का प्रश्न है। कैसे पढ़ाएं, यह भी किसी ना किसी एक विषय का प्रश्न है। कैसे पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं, ये सब अपने आप में एक उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो जो पाठ्यचर्या है उसमें दार्शनिक दृष्टि देने के बाद, उसके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य को तय करने के बाद, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को तय करने के बाद, जब हम उसके मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान हमें कैसे पढ़ाया जाए, किन विधियों का प्रयोग किया जाए, किन शिक्षण प्रविधियों के माध्यम से शिक्षण और अधिक सरल, सुगम हो सकता है। जो पाठ्यचर्या हमें तय करनी है वो विद्यार्थियों की दृष्टि से उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, उनकी परिपक्वता को, उनके मैच्योरेशन को, उनकी इंटरेस्ट को कैसे हम एड्रेस कर रहे हैं, उनको कैसे शामिल कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, उनकी अभिवृत्तियों को, उनकी क्षमताओं को समझते हुए किस तरह की शिक्षण विधियां, शिक्षण पद्धतियां, शिक्षा के जो विभिन्न उपकरण हैं, जो अनुशासन की अवधारणा है, इन सब के प्रयोग में मनोविज्ञान पाठ्यचर्या निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक अपनी दृष्टि देता है। और पाठ्यचर्या निर्माण के इस क्रम में हम इन तीनों परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हैं जब हम किसी पाठ्यचर्या को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो उसके दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे आजकल तकनीकी युग है। तो इस तकनीकी युग में भी हमें किस तरह के पाठ्यक्रम रखना है, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। पाठ्यचर्या विभिन्न स्तरों पर
सामाजिक, राष्ट्रीय, स्थानीय, राज्य स्तरीय, ये जितने भी सामाजिक स्तर पे, जिसको हम लोग क्षेत्रीय स्तर भी कहते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे पाठ्यचर्या का स्वरूप उस क्षेत्र में रहने वाले जो उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की भाषा, उस क्षेत्र की संस्कृति, उस क्षेत्र का समाज जिस प्रकार का होगा, उस तरह के पाठ्यचर्या के विकसित करने की बात आती है। राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय भावनाओं को रखते हुए कुछ ऐसी विषय सामग्री हमारे सामने होते हैं जिनको सबको अध्ययन करना, सबको उसकी जानकारी प्रदान करना, राष्ट्र की दृष्टि से पाठ्यचर्या का निर्माण होता है। उसी तरीके से राज्य स्तर पे जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, जो महाविद्यालय हैं, वो पाठ्यचर्या का निर्धारण करते हैं। हमने अभी तक पाठ्यचर्या के विभिन्न स्तर और परिप्रेक्ष्य एवं अर्थों को समझने का प्रयास किया। हम सभी जानते हैं कि बचपन से लेकर आज तक हमने जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की, इस शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया के दौरान हम विभिन्न तरीके से संपन्न होने वाली प्रक्रियाओं को देखते हैं। वो प्रक्रियाएं विद्यालय में होती हैं, विद्यालय से बाहर होती हैं। अगर हम एक परिदृश्य अपने सामने आज के विद्यालय का लेते हैं और देखते हैं कि एक बालक विद्यालय जाता है तो उससे सुबह प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, उसके अंदर कुछ अच्छे विचार प्रस्तुत करने की बात की जाती है। ये सारे जो हैं एनसीसी के कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने के कार्य भी किए जाते हैं विद्यालय के द्वारा। और इसके अतिरिक्त कक्षा में बैठकर विद्यार्थी कुछ विषयों का भी अध्ययन करता है। ये जो प्रार्थना सभा का आयोजन, प्रार्थना में राष्ट्रगान का आयोजन, खेलकूद, प्रत्येक जो गतिविधियां विद्यालय में हो रही हैं, विषय वस्तु के साथ साथ विषय वस्तु के बाहर, ये समग्र जो है पाठ्यचर्या की विषय वस्तु है। ये पाठ्यचर्या का एक समग्र रूप है जिसमें हर प्रकार के अनुभव विद्यार्थी को देने की कोशिश की जाती है। पाठ्यचर्या जिसको हम अगर एक व्यवस्थित रूप में समझने का प्रयास करें तो शिक्षा व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु है, जो विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन, चाहे वो विद्यालय का भवन हो, विद्यालय के अन्य उपकरण हो, पुस्तकालय, पुस्तकें, शिक्षक सामग्री, समस्त प्रकार की पाठ्य सामग्री, इन सब प्रकार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है। प्रत्येक सभ्य समाज अपनी युवा पीढ़ी को समाजीकरण की दृष्टि से, निर्भर बनाने की दृष्टि से एक ऐसे पाठ्यचर्या के निर्माण की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है जिससे उस समाज में एक सभ्य एवं सुसंस्कृत योग्य नागरिक का निर्माण किया जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार है। पाठ्यचर्या शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र एवं शिक्षक को जोड़ता है। पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों के सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ता है। पाठ्यचर्या शिक्षक के जीवन के लक्ष्यों के साथ साथ विद्यार्थी के जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो पूर्व निर्धारित शिक्षा के लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। एक शिक्षाविद कनिंघम हम सभी जानते हैं, उन्होंने इस पाठ्यचर्या की एक बहुत विस्तृत एवं सरल परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार, यानी वो शिक्षक को एक कलाकार, आर्टिस्ट के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि पाठ्यचर्या शिक्षक रूपी कलाकार के रूप में एक साधन है। उसके हाथ में एक वो टूल है जिसके माध्यम से वो अपने विद्यार्थी मटेरियल जिसको कहते हैं उसके विद्यालय रूपी प्रांगण में विकसित करने का कार्य करता है। और जो विद्यार्थी है वो तो एक जीवंत संरचना है,
वो तो एक सजीव इकाई है जिसके आधार पर शिक्षक अपनी समस्त भावनाओं को शिक्षा के उस निहित भावनाओं को जो उस विद्यार्थी के अंदर अंतर्निहित है, उस भावनाओं को विकसित करने का कार्य अपनी कार्यशाला में करता है और उसकी कार्यशाला विद्यार्थी होती है। कनिंघम इस परिभाषा को कहते हैं कि जब मटेरियल कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि निर्जीव से उसका बोध होता है। जहां पे साधनों की बात करें तो साधनों की संख्या सीमित होती है, लेकिन शिक्षक के हाथ में जो मटेरियल है वो जीवंत है, इसलिए उसको और विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। हम किताबों के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करते हैं तो पाठ्यचर्या को कोर्स ऑफ स्टडी के रूप में देखा जाता है। पाठ्यचर्या शैक्षिक व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंगों के रूप में देखी जाती है। साथ ही साथ दो शब्द पाठ्यचर्या में चलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग एक करिकुलम कहते हैं और दूसरा शब्द सिलेबस है। पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण, इस तरीके से दोनों में कई बार अंतर भी करने का प्रयास किया जाता है और अंतर स्वाभाविक भी है। पाठ्यचर्या को जब डीवी एक शिक्षाविद जब परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो वो कहते हैं कि पाठ्यचर्या केवल अध्ययन की योजना नहीं है, यह कोई ऐसा विषय सूची नहीं है, बल्कि वह कार्य है जो अनुभव की पूरी एक संपूर्ण श्रृंखला है। पाठ्यचर्या का मतलब समाज में कलात्मक ढंग से परस्पर रहने के लिए बच्चों के प्रशिक्षण को जो संसाधन दिया जाता है, उस संसाधन को हम पाठ्यचर्या के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। वो पूर्णतः पाठ्यचर्या को विषय के रूप में मानने से अस्वीकार करते हैं। फ्रोबेल भी पाठ्यचर्या को परिभाषित करते हैं। अनेक विद्वानों ने पाठ्यचर्या को परिभाषित करने का कार्य अथवा उसके अर्थ को समझाने का कार्य किया है। व्यापक रूप से अभी मैंने पाठ्यचर्या की चर्चा की। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में जब पाठ्यचर्या को परिभाषित करता है तो लिखता है कि पाठ्यचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जिन विषयों का हम विद्यालयों में पढ़ाते हैं या विभिन्न बोर्डों के माध्यम से, विभिन्न विश्वविद्यालयों के माध्यम से दिया जाता है, जो परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपूर्ति उन संपूर्ण अनुभवों को से है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल का मैदान, शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज, इन सब के वातावरण से जिस पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है उसको माध्यमिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 अपनी रिपोर्ट में संपादित करता है, परिभाषित करता है। तो पाठ्यचर्या एक विस्तृत संप्रत्यय है जिसको एक व्यापक शब्द में अध्ययन करने के लिए हमें इसके प्रमुख लक्ष्यों की तरफ जाने का, इसके प्रमुख क्षेत्रों की तरफ जाने का, इसके प्रमुख परिप्रेक्ष्यों की तरफ जाने का, विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्यों की तरफ जाने का जिक्र करना पड़ता है, जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र हमने अभी किया कि शिक्षा में जब हम पाठ्यचर्या को तय करते हैं तो हम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, उनकी सामाजिक आवश्यकताओं को हम ध्यान में देते हैं। साथ ही मैंने कहा कि पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण, ये दोनों में हमें अंतर करना होता है। पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण, जैसा मैंने कहा, पाठ्यचर्या एक व्यापक शब्दावली के रूप में, एक व्यापक विषय वस्तु के रूप में हम उसको शामिल करते हैं, जबकि पाठ्य विवरण जो होता है वो किसी ही एक विषय के विभिन्न अवधारणाओं पर ही निहित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपसे कहूं कि आपका जो ये विषय है, पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम एवं आकलन, इसके 4 इकाई हैं और इन 4 इकाइयों में जो जो विषय वस्तु, जो जो अवधारणाएं रखी गई हैं, ये पाठ्य विवरण की हैं। लेकिन जो पाठ्यक्रम है वो आपका जो कोर्स है, जैसे आप स्नातक के पाठ्यक्रम में हैं तो उस स्नातक के पूरे कोर्स ऑफ स्टडी में जितने विषय रखे गए हैं वो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। तो
पाठ्य विवरण में हम एक विषय के रूप में देखते हैं, और चर्या में हम उस कोर्स से संबंधित समस्त विषयों को रखते हैं। पाठ्य विवरण वर्णनात्मक प्रवृत्ति का होता है, जबकि पाठ्यचर्या परिप्रेक्षात्मक, जैसा मैंने कहा, कॉन्टेक्सचुअल होती है। पाठ्य विवरण परीक्षा बोर्ड से निर्धारित होते हैं, एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं, और पाठ्यचर्या उस पाठ्यक्रम, उस कोर्स जिसमें आपने नामांकन लिया है, उसकी समाप्ति के लिए होते हैं। पाठ्यचर्या एवं पाठ्य विवरण को हम अनेक उदाहरणों के माध्यम से, अनेक दृष्टांतों के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जिस पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम का कोई एक विषय ले लें, उसके विभिन्न अवधारणाएं, विषय वस्तु, विभिन्न इकाइयों में वर्णित उसके जो विषय वस्तु हैं, पाठ्य विवरण का उदाहरण है। जैसे अगर मैं कहूं कि कक्षा 9 के विषय की, किसी भी विषय की एक पाठ्य विवरण को उदाहरण के रूप में, जैसे आप कक्षा 9 की एनसीईआरटी के किसी पाठ्य पुस्तक में विज्ञान विषय को लेते हैं, तो उसमें विभिन्न इकाइयां होंगी, प्रत्येक इकाइयों में विभिन्न अध्याय होंगे। जैसे प्रत्येक इकाई का मतलब, अगर उस पाठ्य विवरण में दो से अधिक, 4 या और भी अधिक इकाइयां हो सकती हैं, उसमें कुछ अध्याय होंगे। जैसे आपने विज्ञान विषय लिया तो विज्ञान किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, है ना, आस पड़ोस में पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषाएं क्या है, परमाणु और अणु में क्या है, ये उस पाठ्य विवरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम उसी कक्षा के विषय वस्तु के साथ साथ पाठ्यचर्या के उस परमाणु, अणु, आस पास पड़ोस में वातावरण, आस पास में उपलब्ध पदार्थों को जा करके, क्षेत्र भ्रमण करके, प्रयोग करके, वैज्ञानिक वार्ता करके, संगोष्ठी करके उसको अध्ययन करने का कार्य करते हैं, तो यह पाठ्यचर्या का विषय बन जाता है। क्योंकि पाठ्य विवरण में हमने सीमाओं को तय किया है, लेकिन पाठ्यचर्या में सीमाएं नहीं है, उसमें दोनों तरह के विषय वस्तु शामिल करने का कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से हमने पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण में अंतर सरलतम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब हमें यह समझना है कि हमने कई परिप्रेक्ष्य की बात की। हमारे इस पाठ्यचर्या विकसित करने की दिशा में हमारी सरकारें, हमारे जो विभिन्न अकादमिक संगठन हैं, जो नेशनल बॉडीज हैं, वो विभिन्न समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसे दिशा निर्देश, ऐसे प्रारूप तय करते हैं, जिनके आलोक में हमें अपनी पाठ्यचर्या को तय करना पड़ता है, जिनके आलोक में, जिनके परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी पाठ्यचर्या को विकसित करना होता है। उसी क्रम में हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 2005 में, उससे पूर्व भी 1975, 1988 और 2000 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई, जिसमें यह एक तरीके से सुझाव देने का कार्य किया गया, एक तरीके से एक आउटलाइन जिसको बोलते हैं, एक मॉडल्स देने का कार्य किया गया कि जो स्थानीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, विद्यालय स्तर पे, राज्य स्तर पे, विश्वविद्यालय स्तर पे पाठ्यक्रम का निर्माण हो, उसके लिए एक दिशा निर्देश, एक प्रारूप, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एक दिशा निर्देश देता है, जिसका संबंध, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, जो ज्ञान का बोझ, जिसको हम लोग बस्ते के बोझ के रूप में कहते हैं, जिसमें उम्र का ध्यान नहीं रखा जाता है, बच्चे की परिपक्वता का ध्यान नहीं रखा गया, बच्चे की समझ का ध्यान नहीं रखा गया, उस दिशा की तरफ हम
बढ़ते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण करने लगे, उसको कम करने, उसको एक दिशा देने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 हम लोग के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसके कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, जिसको आधार मान करके उसको विकसित करने का कार्य किया गया। और वो सिद्धांत क्षेत्रीय स्तर पे भी पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पे पाठ्य विवरण और पाठ्यचर्या तय करने का कार्य करते हैं। हम राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, उसके आधार पे उसके सिद्धांतों का पालन करते हुए पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा तय कर सकते हैं। उसके सिद्धांतों का पालन करते हुए हम पाठ्यचर्या का निर्माण कर सकते हैं। उसके कुछ प्रमुख जो सिद्धांत हैं, जिसमें कि विद्यालय के अंदर जो ज्ञान था वो तो है, विद्यालय के अंदर के ज्ञान को सामाजिक ज्ञान या विद्यालय के बाहर के ज्ञान से कैसे हम जोड़ें, इस बात का समर्थन हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 करती है। उसका एक प्रमुख सिद्धांत है कि विद्यालय के ज्ञान को जीवन के ज्ञान से जोड़ना है। दूसरा उसका जो प्रमुख सिद्धांत है वो ये है कि शिक्षा सिर्फ विषयों के रटने का कार्य नहीं होनी चाहिए। विषयों को अध्ययन करके, उसको रट करके किसी परीक्षा का पास कर लेना, किसी परीक्षा को पास कर लेना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 इस सिद्धांत पर बल देती है कि जो रटने की रूट लर्निंग है, उससे हट करके सीखने पर बल देना, अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम तय करना, ऐसा पाठ्यक्रम जो बालक के सर्वांगीण विकास का संवर्धन करे, उस तरह की पाठ्यचर्या अथवा पाठ्यक्रम तय करना का सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 करती है। तीसरा जो उसका प्रमुख सिद्धांत हम लोग के समक्ष आता है, वो आता है कि परीक्षा प्रणाली। एक परीक्षा विद्यार्थी पास कर लिया, उसको एक सर्टिफिकेट, एक डिग्री मिल गई और हम उसको इसके योग्य समझ लिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है, उसका जो प्रमुख सिद्धांत है, उसमें से एक ये है कि परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित अनुभवों को परीक्षा से जोड़ देना, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका विकास, जिसको कहा जाए कि राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, पाठ्यचर्या के माध्यम से विद्यार्थियों में कैसे विकसित किया जाए, इस तरह के सिद्धांत पर पाठ्यचर्या का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। वो सामाजिक विविधता जो है, डाइवर्सिटी जो हमारे समाज में है, उस पर भी ध्यान देने का कार्य करती है। वो प्रत्येक समाज की, प्रत्येक क्षेत्र की, भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो देशज ज्ञान है, जो जीवन कौशल हैं, उन कौशलों को, उन मूल्यों को विद्यालय के समस्त स्तरों पर लागू करने का सिद्धांत प्रस्तुत करती है। वो पाठ्यचर्या में विषय के भार को कम करने का सिद्धांत देती है। बालक को सिर्फ सीखने के लिए नहीं तैयार करना चाहती, वो बालक को ज्ञान के निर्माण में खुद वो ज्ञान का निर्माण कर सके, वो ज्ञान के निर्माता के रूप में बालक का विकास किया जाए, इस दृष्टि से अपने प्रतिवेदन, अपने रिपोर्ट में सिद्धांत प्रस्तुत करती है। और बालक के संवेग, उसके इमोशंस, उसके क्रियाओं, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या तय करने की बात करती है। इसीलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक स्तर तक समस्त प्रकार के जो स्तर हैं, जिसमें एक दिशा निर्देश देने का कार्य करती है, उस दिशा निर्देश का पालन करते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में ऐसे वातावरण सृजन करने की बात करती है, जिसमें शिक्षार्थियों के अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान मिले, उनके विचारों को महत्व दिया जाए,
उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए, जहां वो सुरक्षित महसूस करें ऐसे वातावरण किए जाएं, उनकी भाषाओं में शिक्षण देने का कार्य किया जाए, अनुभव के द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्रियों को तैयार कर शिक्षण देने का कार्य किया जाए। इस तरह से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या के रूप में पाठ्यचर्या विकसित करने का एक रोड मैप प्रस्तुत करती है। विभिन्न सिद्धांतों, विभिन्न खंडों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 हम लोग के समक्ष प्रस्तुत है। वह अध्ययन करने और उस अध्ययन के द्वारा प्राप्त अनुभव को पाठ्यचर्या निर्माण में दिशा देने का कार्य करती है। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक आवश्यकताएं, शिक्षा और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज शिक्षा को अनेक दिशा देने का कार्य करती है। उस दिशा में अनेक तरह के अनुभव आते हैं। जब हम उन अनेक अनुभवों को पाठ्यचर्या की दृष्टि से देखने का कार्य करते हैं, पाठ्यचर्या की दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के ये पाठ्यचर्याएं, विभिन्न प्रकार के अनुभव मिलते हैं। और जब हम उन अनुभवों को विभिन्न दृष्टि से अलग करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पाठ्यचर्या के विभिन्न प्रकारों का बोध होता है। किस अनुभव को किस तरीके से दिया जाए, उसके लिए किस तरीके से, किस प्रकार का पाठ्यचर्या तय की जाए। विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या के प्रकारों की चर्चा की गई है। हम आगे पाठ्यचर्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों पर चर्चा करते हैं। आइए, जैसे मैंने कहा कि शिक्षा में विभिन्न अधिगम अनुभव देने का प्रयास किया जाता है, विभिन्न प्रकार के ज्ञान एवं कौशल देने का कार्य किया जाता है, विभिन्न प्रकार के विषयों को सम्मिलित करके सर्वांगीण विकास करने का कार्य किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्यों के रूप स्पष्ट होते हैं। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कोर पाठ्यचर्या, कोर कैरिकुलम, समेकित पाठ्यचर्या, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एकीकृत पाठ्यचर्या, सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पाठ्यचर्या, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या, अनुभव आधारित पाठ्यचर्या, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। ये विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या हमारे समक्ष आते हैं। हम कोर पाठ्यचर्या को लेते हैं। कोर पाठ्यचर्या, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कोर पेपर, ऑप्शनल पेपर। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और व्यक्ति की दृष्टि से सबके लिए महत्वपूर्ण, एक समान से महत्वपूर्ण होता है और उसको अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कोर पाठ्यचर्या पर एक विस्तृत सुझाव देती है और वर्णन करती है कि भारत में कर्तव्य प्रणाता और समाज को देखते हुए, उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, कुछ स्थानीय आधार पर, कुछ राष्ट्रीय आधार पर, कुछ समाज की जो समस्याएं हैं उनके आधार पर, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, नागरिकता का विकास, पर्यावरण का संरक्षण, निरपेक्षता, स्थानीय भाषाओं का विकास, इसका अध्ययन करना प्रत्येक जो बालक हैं उनके लिए आवश्यक है। इसके लिए कोर पाठ्यचर्या निर्मित करनी पड़ती है। तो कोर पाठ्यचर्या, जिसको संक्षिप्त में हम समझने का प्रयास करें, तो एक ऐसी पाठ्यचर्या जिसमें अनिवार्य रूप से उस विषय को सबको पढ़ने का एक भाव प्रस्तुत करती है और जो राष्ट्रीय भावनाओं,
लोकतांत्रिक भावनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, जिसका अध्ययन करना आवश्यक होता है, उसको कोर पाठ्यचर्या के रूप में विकसित किया जाता है अथवा कोर पाठ्यचर्या कहते हैं। दूसरा जो पाठ्यचर्या है समेकित, समेकित पाठ्यचर्या जिसको हम इंक्लूसिव अथवा इंटीग्रेटेड पाठ्यचर्या के रूप से जानते हैं। आज के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक युग में अधिगम के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हुए। शिक्षा के जो विभिन्न वाद हैं उनके अनुसार, जो मनोविज्ञान है उनके अनुसार मस्तिष्क को हम एक इकाई के रूप में समझते हैं और उस इकाई में ज्ञान के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनको समग्र रूप से देखने का, समग्र रूप से समझने का कार्य करना पड़ता है। तो जब हम ज्ञान को समग्र रूप से देखने की कोशिश करते हैं, विद्यालय में इस तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं जहां पे एक समूह जो आयु की दृष्टि से एक हो, विषय की दृष्टि से एक हो, क्षमताओं की दृष्टि से एक हो, लेकिन जब हमें उसे एक विषय के साथ साथ उस विषय का यहाँ पे तात्पर्य किसी एक विषय वस्तु प्रकरण से है, जब हम किसी एक प्रकरण का ज्ञान विद्यार्थी को देने की दृष्टि में होते हैं, जैसे कक्षा 1 में अपने प्राथमिक विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम चलता है उसमें कोई सामाजिक विज्ञान का एक प्रकरण ले लीजिए, कोई विज्ञान का एक प्रकरण ले लीजिए, जैसे जल है। तो जब हम जल को अपनी पाठ्यचर्या में शामिल करते हैं तो वो एक विषय विज्ञान का नहीं पढ़ रहा होता है, वो एक विषय पर्यावरण का नहीं पढ़ रहा होता है। वहां पे हमें इस तरह की पाठ्यचर्या का निर्माण करना पड़ता है जिसमें हम जल के साथ साथ उसको विज्ञान का भी ज्ञान दें, उसको समाज का भी ज्ञान दें। समाज का ज्ञान, जल सामाजिक दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, जीवन दृष्टि के कितना महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, इस तरीके से एकीकरण करते हुए, समेकित करते हुए हम जब विचारों को शामिल करके पाठ्यचर्या को विकसित करते हैं तो वो समेकित पाठ्यचर्या होती है, वो एकीकृत पाठ्यचर्या होती है, जिसका उद्देश्य होता है छात्रों में ज्ञान के एक समग्र रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों को ज्ञान के रूप में, ज्ञान के विभिन्न रूपों को एक एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने का कार्य समेकित पाठ्यचर्या के रूप में किया जाता है। तीसरा जो प्रमुख प्रकार है उसका सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक में हम अधिकतम जिसको हम लोग प्रबोधक हस्तांतरण के रूप में स्वीकार करते हैं, जहां पे हम किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को लेकर के इस पाठ्यचर्या क्या है, इस तरीके के विषयों डिसिप्लिन पे जब हम लोग बात करते हैं तो ये किसी एक भाग की बात नहीं करती, यह सिर्फ शिक्षक को ही शामिल नहीं करती। तो इस तरीके का जब हम पाठ्यचर्या विकसित करने का कार्य करते हैं तो वो जो है सैद्धांतिक पाठ्यचर्या के रूप में होती है। और जो क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या है, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड कैरिकुलम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम मनोविज्ञान की दृष्टि से तय किया जाता है, और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम भी जो शिक्षार्थी की दृष्टि से ही तय किया जाता है। शैशव अवस्था से लेकर के बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं, जब हम उसको तय करते हैं, जब हम उसको देखते हैं, तो शैशव अवस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक बालक प्रत्येक प्रकार की विषय वस्तु को संज्ञान के द्वारा, करके सीखने के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा स्वयं उस चीज का निर्माण करता है। तो पाठ्यचर्या में जब हम विभिन्न विषयों का चयन कर रहे होते हैं, विभिन्न प्रकरणों को चयन कर रहे होते हैं, तो उन प्रकरणों को जो अधिगम अनुभव देने के लिए विधि का कार्य करे, इस तरीके से हम पाठ्यचर्या को तय करते हैं ताकि जब शिक्षण देने की बारी आए तो उसको क्रिया के माध्यम से दिया जाए। तो जब हम इस तरीके के पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो जिसमें कि क्रिया आधारित अधिगम अनुभव दिया जा सके, तो हम उसी क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या कहते हैं। जॉन डीवी का इस पे काफी कार्य है, और क्रिया आधारित पाठ्यचर्या का श्रेय जॉन डीवी को जाता है। उन्होंने प्रैग्मेटिज्म में इसका जिक्र किया है कि कैसे क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या विकसित की जाती है। पाठ्यचर्या को जब हम विकसित और
इन प्रकारों को सम्मिलित करते हुए, परिप्रेक्ष्यों को समझते हुए, पाठ्यचर्या की अवधारणाओं, अर्थों और उसके निर्धारक तथ्यों को समझते हुए विकास के क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमें एक व्यापक परिदृश्य में उसके प्रारूप को तय करना होता है। उस प्रारूप में हम विभिन्न स्तरों, विभिन्न दस्तावेजों, विभिन्न विषय वस्तुओं, कौशलों, नीतियों, जिसका बोलते हैं दिशा निर्देशों का हमें पालन करना पड़ता है। देश एवं समाज के अनुसार हमें विभिन्न प्रकार के विषयों के जो सिद्धांत हैं, विषयों की जो आवश्यकता है, जो नीतियां हैं, जो नीतियों के दिशा निर्देश हैं, जो दर्शन शास्त्र है, जो मनोविज्ञान है, उसके जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पाठ्यचर्या के विकसित करने की प्रक्रिया में कैसे प्रयोग करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा, समाज और दर्शन और मनोविज्ञान ये एक दूसरे से संप्रत्यय जुड़े हुए हैं। मनोविज्ञान, मैं तो यहां तक कहता हूं कि मनोविज्ञान एक ऐसी विषय सामग्री को अपने अंदर समाहित किए हुए कि अगर आपको शिक्षा में कोई परिवर्तन करना है तो मनोविज्ञान से अनुमति लेनी होगी कि किस तरह की शिक्षण विधियों से इस विषय सामग्री का शिक्षण किया जाए। तो समाज के प्रत्येक तत्व का पाठ्यचर्या पर अपना प्रभाव होता है। अब इन जो प्रभावों हैं, उन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, जिसमें उद्देश्य की प्राप्ति का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत है, रचना का सिद्धांत है, लोचशीलता का सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत है। अनेक पाठ्यचर्या निर्माण के विकास के सिद्धांत है। उपयोगिता का सिद्धांत, जिस उद्देश्य के लिए वो शिक्षा व्यवस्था संचालित है, जिस उद्देश्य के लिए उस पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है, उसके सिद्धांत का पालन करना। लोच का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, आप समझ रहे हैं आवश्यकता मतलब विद्यार्थियों की आवश्यकता। अगर आपकी आवश्यकता के अनुकूल पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं हुआ, समाज की आवश्यकता के अनुकूल पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं हुआ, तो उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए इस विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का पालन हमें पाठ्यचर्या में करना पड़ता है। इसके साथ साथ ही विभिन्न प्रकार के उपागम भी जब हम पाठ्यचर्या को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो करना पड़ता है। जैसे मानवीय उपागम, मानवीय संवेदनाओं से संबंधित पाठ्यचर्या में किस किस बिंदुओं को शामिल करना है। प्रबंधकीय, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। विद्यालय प्रबंधन, विश्वविद्यालय प्रबंधन और जो संगठन है उनको कैसे नियोजन करना है, उनके साथ कैसे प्लानिंग करके कार्य करना है। अकादमिक जो उपागम है, इस तरीके से पाठ्यचर्या में हम पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्ति करने हेतु विभिन्न उपागमों का प्रयोग करते हैं। जो अधिगम अनुभव हम निर्धारित किए हुए हैं, जिनको हम एक व्यवस्थित रूप देने का कार्य करते हैं, उसको हम उपागम के रूप में, एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखते हैं। यह ब्लूप्रिंट एक उपागम के रूप में हो सकता है, जिसमें प्रबंधकीय उपागम, व्यवहारिक उपागम, इस तरीके से हम विभिन्न उपागमों का भी विकास के पाठ्यक्रम विकास के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको शामिल करते हैं। पाठ्यचर्या डिजाइन के विभिन्न सोर्स हैं, जिसमें विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में कार्य करता है, समाज एक महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में कार्य करता है, जहाँ पे हम विद्यार्थी को एक महत्वपूर्ण सोर्स में देखते हैं, उसको एक स्रोत के रूप में देखते हैं। पाठ्यचर्या के प्रारूप में हम विद्यार्थी के अनुभवों को महत्वपूर्ण स्थान दें, उनकी क्षमताओं को, उनके अधिगम अनुभव को महत्वपूर्ण स्थान दें, तो वो जो स्रोत है वो विद्यार्थी पर आधारित स्रोत हो जाता है। जब हम समाज की संरचना, उसकी सांस्कृतिक, समाज में चल रही विभिन्न संस्कार, कल्चर्स को हम जब पाठ्यचर्या में स्थान देने का कार्य करते हैं तो हम समाज को एक स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। समाज बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है पाठ्यचर्या के निर्माण में, क्योंकि शिक्षा और समाज एक दूसरे के पहलू हैं। जैसे
समाज में किस तरह की शिक्षा का संचालन करना है, यह समाज तय करेगा, उस समाज में रहने वाले लोग तय करेंगे। तो समाज एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है, एक महत्वपूर्ण उपागम के रूप में कार्य करता है, जिसमें हम समाज को, उसके संस्कार को, उसकी दृष्टि को देखते हुए, उसकी सांस्कृतिक, उसकी भाषाई, उसकी विभिन्नताओं, उसकी विविधताओं को देखते हुए पाठ्यक्रम के उपागम को तय करते हैं और विकसित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम में स्रोत के रूप में विद्यार्थी, समाज महत्वपूर्ण भूमिका का कार्य करते हैं। हम विद्यार्थी को समझें और समाज को समझें और उनके अनुकूल पाठ्यचर्या विकसित करने का कार्य करें। अभी लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम लोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसने विद्यालयी पाठ्यचर्या पर एक विस्तृत सुझाव और उसके पुनर्गठन पर बात करती है, जिसमें 5+3+3+4 को आधार वर्गीकरण करते हुए संज्ञानात्मक आधार बनाकर बच्चों के विकास की स्थिति को समझते हुए, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझते हुए उनके लिए पाठ्यक्रम तय करने की बात करती है। फाउंडेशन स्तर पर किस तरह के पाठ्यक्रम होंगे, बुनियादी जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चों को आंगनवाड़ी के साथ जोड़ने का, पूर्व प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे। तो प्रत्येक आयु समूह को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की पाठ्यचर्या को बालक की दृष्टि से, बालक के विकास की दृष्टि से, उनके मेंटल मैप को समझते हुए, उनकी मानसिक संरचना को समझते हुए शिक्षा की पाठ्यचर्या को पुनर्गठन का सुझाव 5+3+3+4 के रूप में देने का कार्य करती है। हमने पाठ्यचर्या के विभिन्न डिजाइन प्रारूप को समझा। अगर हम पाठ्यचर्या विकसित या पाठ्यक्रम की बात करें तो शुरू में फ्रैंकलिन बॉबिट, टाबा, हिल्डा टाबा, इनका मॉडल और इनकी पुस्तकें रेफरेंस के रूप में देखी जा सकती हैं। हिल्डा टाबा ने पाठ्यक्रम के मॉडल को या तो विकसित करने के लिए कुछ चरणों की बात की। उन्होंने कहा कि जब हम पाठ्यक्रम विकसित करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ेगा। पहला चरण हमारा अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। दूसरा चरण हमारा अधिगम से संबंधित विषय वस्तु का चयन करना होता है। तीसरा जो है वो उसके संगठन, ऑर्गेनाइजेशन से होता है और उसके बाद हमें मूल्यांकन, यानी जो हमने पाठ्यचर्या तय की है उसके मूल्यांकन की तरह पे बढ़ना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण विषय होता है, जब हम पाठ्यचर्या विकसित करते हैं तो पाठ्यचर्या को हम शिक्षा शास्त्र से जोड़ने का प्रयास करते हैं। शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी, और पेडागोजी का मतलब होता है इट्स साइंस ऑफ आर्ट और टीचिंग, यानी शिक्षण करने का कला एवं विज्ञान। यानी शिक्षा का जो पाठ्यचर्या है उसको विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए शिक्षा और पाठ्यचर्या के बीच में संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पाठ्यचर्या को दृष्टि देने का कार्य, किस प्रकार की दृष्टि, किस तरीके से इस पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, यह शिक्षा शास्त्र का विषय है। और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी शब्द से मिला है, जिसका विभिन्न प्रकार के, जैसे अगर बालक को पढ़ाना है तो किस तरह की पेडागोजी का प्रयोग करेंगे, एडल्ट को पढ़ाना है तो किस तरह के पेडागोजी का प्रयोग करेंगे, हम विभिन्न प्रकार की पेडागोजी का प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा और पेडागोजी दोनों में महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि जो पेडागोजी होती है वो कॉन्टेक्सचुअल होती है, वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ की बात करती है, वो कल्चर की बात करती है, वो कॉन्टेक्स्ट लर्नर की बात करती है। तो हम शिक्षा में भी इन संप्रतियों को देखते हैं, हम व्यक्ति के दर्शन को देखते हैं, हम व्यक्ति के सांस्कृतिक, समाज के सांस्कृतिक वातावरण को, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं। इस प्रकार शिक्षा और शिक्षण शास्त्र दोनों में एक गहरा संबंध है। हम शिक्षा और शिक्षण
का पाठ्यक्रम यानी शिक्षण शास्त्र और पाठ्यचर्या दोनों में गहरे संबंध है। पाठ्यचर्या को कैसे विद्यार्थी तक पहुंचाया जाए, यह शिक्षण शास्त्र का विषय है। इस प्रकार हमने समझा कि पाठ्यचर्या क्या है, इसके विभिन्न रूप क्या हैं, इसको कैसे विकसित किया जाता है, इसके विकास के लिए कैसे कैसे आधार हैं, कैसे कैसे परिप्रेक्ष्य हैं, किन परिप्रेक्ष्यों का हमें पालन करना है। आज की इस परिचर्चा में हमने विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का अर्थ, उसके विकास के सिद्धांत, विकसित करने की अवधारणाएं, समाज और शिक्षण शास्त्र और पाठ्यचर्या में क्या संबंध है आदि बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा की। आप सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में हम इसी से संबंधित अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।